हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के स्किल के बारे में बताऊंगी। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 2024 का रिजल्ट आ चुका है। तो आप सभी को ये मालूम हो चुका होगा कि किस किस ने रिटर्न को क्वालिफाई किया है और किस किस ने नहीं किया। जिसने भी रिटर्न को क्वालिफाई किया है पहले तो उसको बहुत बहुत बधाई हो, और जिसने नहीं किया वो चिंता ना करे, 2025 उनको फिर से मौका देगा। 2025 उनको फिर से मौका देगा। वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे, अपनी तैयारी को जारी रखे। 2025 के लास्ट में एसएससी स्टेनोग्राफर के फॉर्म निकलेंगे, उनको फिल करना। ओके। और कोशिश करना कि 2025 में जो आप रिटर्न दोगे वो क्वालिफाई हो जाए। तो अब बात करते हैं कि स्किल के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखो, मैंने यहाँ पे बेसिक को दो जगह पे लिख रखा है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। क्यों लिख रखा है? क्योंकि जिसका बेसिक कंप्लीट होगा वही स्किल को दे सकता है, जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है वो नहीं दे सकता। ओके। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि रिटर्न के साथ साथ ना वो स्किल को लेके नहीं चलते। वो ये सोचते हैं कि पहले हम रिटर्न को कर लेते हैं, उसके बाद में स्किल को देखेंगे। स्किल को मजाक में लेते हैं कि स्किल तो बस अपना ऐसी है, हवा में कर लेंगे, हम कर लेंगे। नहीं होता। तो जो बच्चे ये गलती करते हैं ना कि पहले हम रिटर्न को क्लियर करते हैं उसके बाद हम स्किल को देखेंगे, तो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, उनकी पूरी साल बर्बाद हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कैसे। आपने रिटर्न को क्लियर कर लिया, रिटर्न को क्लियर करने के बाद आपकी जॉब नहीं लग जाएगी। आपको रिटर्न को क्लियर करने के बाद आपको अपने स्किल को भी क्लियर करना है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है। स्किल में आपको डिक्टेशन बोली जाती है और डिक्टेशन के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है ना। उस मैटर को जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसे कंप्यूटर पे टाइप करना होता है। तो ये आपको करना होता है। इसलिए जो बच्चे ना रिटर्न के साथ साथ अपना स्किल को लेके नहीं चलते, वो यहीं पे आके स्टॉप हो जाते। वो रिटर्न को तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन वो यहीं पे आके स्टॉप हो जाते, आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि रिटर्न तो क्लियर है लेकिन स्किल को नहीं क्लियर कर पाएंगे, उनको तो बेसिक ही कंप्लीट नहीं है। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि रिटर्न को क्लियर करने के बाद हम शॉर्ट हैंड को सीखेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि शॉर्ट हैंड कोई 4 दिन में आने वाली भाषा नहीं है आपकी, कि ये भाषा आपको 4 दिन में आ जाएगी। 6-7 महीने में तो उसका कोर्स कंप्लीट होता है। 6-7 महीने में इसका कोर्स कंप्लीट होता है। क्या आपको रिटर्न के बाद इतना टाइम दिया जाता है कि आप अपने शॉर्ट हैंड को 6 से 7 महीने में कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे स्किल देने आइए? ऐसे होता है कोई? नहीं ना, इतना टाइम थोड़ी ना होता है। तो ये जो भी आप करते हो, इस गलती को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि ना करें, फिर भी करते हैं। फिर भी बच्चे करते हैं, लालच करते हैं इस बात का कि अगर हमारा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ ना तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे जो हमने शॉर्ट हैंड को सीखने में लगाई है ना। और पैसे को बचाने के चक्कर में वो पूरी साल को बर्बाद कर देते हैं, पूरी साल बर्बाद कर देते हैं वो चंद पैसों को बचाने के लिए। तो वो ही बच्चे स्किल दे सकते हैं जिनका बेसिक कंप्लीट है। अब बेसिक कंप्लीट है, बस काम चल जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ बेसिक कंप्लीट है जिन बच्चों का, तो जाहिर सी बात है तो बस अब उनका पूरा ध्यान स्पीड को इंक्रीज करने में रहेगा, ना कि बेसिक को कंप्लीट करने में। ओके प्यारे दोस्तों, मैंने दो जगह पे बेसिक लिख रखा है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक को केवल वही स्किल को केवल वही बच्चे दे सकते हैं जिनका बेसिक कंप्लीट हो। जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, वो नहीं दे सकते। जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है वो नहीं दे सकते। उनका रिटर्न भले ही क्लियर हो, रिटर्न उनका भले ही क्लियर हो, लेकिन वो स्किल को नहीं क्रैक कर सकते, स्किल टेस्ट को नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि बेसिक ही कंप्लीट नहीं है। बेसिक ही मैंने बोला कि 6 से 7 महीने में ये कंप्लीट होता है ना। 6 से 7 महीने में तो कंप्लीट होता है, और इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं होता।
तो नंबर 1 का तो काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो, डिक्टेशन करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। डिक्टेशन करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेशेंस, बहुत बच्चे क्या करते हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता। मैं बताती हूँ पेशेंस भी क्यों बोल रही हूँ। आपने फर्स्ट वाले दिन कोशिश की लिखने की, ऐसे लिखा, हाथ नहीं बैठ रहा। सेकंड वाले दिन कोशिश की, नहीं बैठ रहा हाथ। थर्ड दिन कोशिश की, तब भी नहीं बैठ। बस 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 बहुत हो गया भाई। कोई कोई कर देता है कि चलो भाई चौथे दिन भी देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। स्टॉप, यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं बच्चे, यहीं पर स्टॉप होके गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भाई हमें नहीं करनी, ये नहीं बढ़ेगी स्पीड बिल्कुल भी, है ना, स्पीड नहीं बढ़ेगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी, यहीं पे छोड़ देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, बस खत्म कहानी, बन गए स्टेनोग्राफर, बन जाते वो स्टेनोग्राफर। आपको ऐसा नहीं करना। तभी तो कह रही हूँ कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, नंबर 1 ये इसमें नंबर 2 में पेशेंस, नंबर 1 पे आ गया पेशेंस। दूसरे नंबर पे आता है आपका, आप जब भी डिक्टेशन करते हो, कहीं डिक्टेशन कोई भी मैटर हो, एडिटोरियल हो, लीगल हो, पत्रिका का हो, कोई भी मैटर हो, ठीक है, आप उसकी एक प्रतिलेखन को उठाओ और उसकी 10 बार प्रैक्टिस करो। कितनी बार करनी है? 10 बार प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार? 10 बार प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 10 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, नंबर 7 पे क्या है? डिक्टेशन के बाद आपको इन बातों पे ध्यान रखना जो कि मैं बता रही हूँ। वर्ड्स, सिंबल्स, फ्रेजेस एंड प्लेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्स, सिंबल्स मतलब कि आपके जो शब्द चिन्ह होते हैं, शब्द चिन्ह, फ्रेजेस यानी कि आपके वाक्यांश, और आपका प्लेस मैं आपको बताती हूँ। अबोव द लाइन, क्रॉस द लाइन, सॉरी ऑन द लाइन होएगा, ऑन द लाइन, क्रॉस द लाइन, LINE, क्रॉस द लाइन। ओके, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर व्यंजन के, कोई भी व्यंजन हो, कोई भी 3 प्लेस होते हैं। कितने प्लेस होते हैं? 3 प्लेस होते हैं और 2 साइड होती है। कौन सी? बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर। अबोव द लाइन का मतलब आपको पता है, जब फर्स्ट प्लेस पे मात्रा हो व्यंजन से पहले या व्यंजन के बाद में, तो वो अबोव द लाइन जाता है। जब व्यंजन के पहले या बाद में मात्रा आती है तो वो सेकंड प्लेस पे जाता है। वो कौन कौन सी मात्रा होती है वो मैंने सिखा रखी है। जब व्यंजन के पहले या बाद में मात्रा आती है तो क्रॉस द लाइन पे जाता है। वो कब कब क्रॉस द लाइन जाती है, वो कब कब क्रॉस द लाइन जाता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। किन किन मात्राओं के आने पर क्रॉस द लाइन हम व्यंजन को पहुंचा देते हैं। ओके, जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमें मात्रा को नहीं लगाना होता, मात्रा को नहीं लगाना होता। डिक्टेशन में बहुत बच्चे मात्रा का प्रयोग करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे डिक्टेशन में मात्रा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए मात्रा का प्रयोग, क्योंकि आपको पता है डिक्टेशन में इतना समय नहीं होता, मिनटों सेकंड में तो आपको सोचना पड़ता है। जितनी गति से आप अपने हाथ को चलाते हो उतनी ही गति से आपको अपने दिमाग को भी चलाना पड़ता है। तो ये बताओ मेरे को, आप उस वक्त वहां पे डिक्टेशन में यानी कि शब्द को बनाओगे या फिर वहां पे मात्रा को लगाओगे?
जो बहुवचन में जो वो डॉट लगता है ना, हाथ उठा के जो हम डॉट लगाते हैं, वही पता नहीं बड़ी मुश्किल से लग पाता है। तो मात्रा का प्रयोग तो आप क्या ही करोगे उसमें। तो जो बच्चे मात्रा का प्रयोग करते हैं उनकी स्पीड ना जिंदगी में कभी नहीं बढ़ सकती, कभी नहीं बढ़ सकती। कब बढ़ेगी? जब आप इन 3 प्लेस का ध्यान रखोगे, अबव द लाइन, ऑन द लाइन और क्रॉस द लाइन। ओके, बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे क्या है? डोंट रोट। डोंट रोट यानी कि डोंट रोट का मतलब है रट्टा मत लगाओ, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना। देखो मैंने कितनी बार काटा इसको, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना है बिल्कुल भी। जस्ट हैव टू प्रैक्टिस, केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है आपको, केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है आपको। जितना हो सके प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक प्रतिलेखन उठा लेना है, 10 बार प्रैक्टिस करनी है, अपने आप ही आपको उसके वाक्यांश, उसके शब्द चिन्ह, प्लेस अपने आप रिमेम्बर हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने से रट्टा कभी भी आपको ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। आपको खुद भी पता है रट्टा लगाने से क्या फल मिलता है। ओके, खासकर लड़कियां बहुत रट्टा लगाती है। देखो मैं भी लड़की हूँ, बुरा मत मानना, ऐसे बोला है, हकीकत है ये, तो का ध्यान रखना है। अब देखो डिक्टेशन करने से पहले तो हमने देख लिया हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब भाई ये भी देख लीजिए कि डिक्टेशन करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, डिक्टेशन करने के बाद आपको तुरंत ही उस डिक्टेशन करने के बाद तुरंत ही आपको उस मैटर को रीड करना है। ठीक है, आपके टीचर, आपके दोस्त, जो भी आपके सामने बैठे हैं उनको सुनाना है और अपनी गलतियों को रियलाइज करना है कि हमने कितनी गलती की है। अगर आपने फर्स्ट बार डिक्टेशन को लिखा, आप 400 शब्द में से आपने 40 गलती आई, 400 शब्द में से 40 गलती आई, तो उस डिक्टेशन को फिर से करो, फिर से कीजिए। दूसरी बार जब आप उसको करोगे तो 40 गलती नहीं आएगी, कम आएगी। चलो मान लेते हैं कि 30 गलती आ गई, फिर कीजिए, 10 गलती फिर घटेगी, क्या पता 15 घट जाए। और ये पता है, अगर आपकी इतनी गलती आती है डिक्टेशन करने के बाद, ये उन बच्चों की इतनी गलती आती है जो मैटर को नहीं, उसकी डिक्टेशन करने से पहले प्रैक्टिस नहीं करते। जो बच्चे डिक्टेशन करने से पहले प्रैक्टिस करते हैं ना, अच्छे से 6 से 7 बार कर लेते हैं, तो उनकी तो 2 या 3 गलती मुश्किल से आती है, मुश्किल से 2 या 3 गलती आती है। मेरे बैच के जो बच्चे हैं ना, मैं प्रैक्टिस बहुत करवाती हूँ, तो पता है मैं गलती को देखती रह जाती हूँ, लेकिन उनकी गलती ही नहीं आती। और जैसे कि मैंने आपको बताया, डिक्टेशन करने के तुरंत बाद आपको वो मैटर पढ़ना है, अपनी गलती को रियलाइज करना है। ओके, फिर नंबर 4 पे क्या है कि टाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी शॉर्ट हैंड हो या फिर इंग्लिश शॉर्ट हैंड हो, दोनों में से कोई सी भी हो। यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ ना, ये मैं दोनों के ही, हिंदी इंग्लिश दोनों के स्किल के बारे में बात कर रही हूँ। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में भी स्पीड को इंक्रीज करना होता है, उसमें भी रूल को फॉलो करना होता है। ऐसे हो इंग्लिश शॉर्ट हैंड से हो तो आपको यहाँ पर रूल फॉलो, मतलब कि ये जो मैं बता रही हूँ इन सब रूल को फॉलो नहीं करना होता भाई, करना होता है, दोनों के लिए करना होता है। टाइपिंग में हम बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड में स्पीड बढ़ाने पे रहते हैं, बस अपनी टाइपिंग पे क्या करते हैं, टाइपिंग कर ली 1 से 2 बार और बस बात खत्म। लेकिन आपको क्या करना है, जिस मैटर को आपने लिखा है, जिस मैटर को आपने लिखा है ना, ये मैटर है। लिखने का तरीका ये होता है, देखो मैं तरीका भी बता देती हूँ। कॉपी है, बीच में ऐसे लाइन खींच लो और ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। इस मैटर को आपने लिखा, पढ़ने के बाद तुरंत ही इस मैटर को टाइप करना है। टाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप करना है। ठीक है, टाइम देखो, टाइम देखो कि हमने कितने मिनट में टाइप किया। टाइम सेकंड दोनों देखनी है, टाइम सेकंड दोनों देखना, हमने कितने मिनट में कितने सेकंड में टाइप किया इसको, क्योंकि आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है ये टाइप करने के लिए। स्पीड देखो, कितनी स्पीड में टाइप किया, कितनी स्पीड में टाइप किया, ये टाइपिंग में आपको ध्यान रखना है। फिर
इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश, अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश को ध्यान दें कि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है, और हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी को देखें कि हिंदी गलत तो नहीं है, हिंदी गलत तो नहीं है। सबसे पहले तो आपको रिटर्न को क्लियर करना होता है। रिटर्न को क्लियर करने के बाद आपको डिक्टेशन लिखनी पड़ती है। स्किल देने जब जाते हो आप डिक्टेशन करनी पड़ती है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले हो या फिर हिंदी शॉर्ट हैंड वाले हो, दोनों के लिए बात कर रही हूँ। ओके, आपको जो डिक्टेशन बोली गई आपने उसको लिख लिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने लिख लिया, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, मैंने लिख लिया, काफ़ी पेज मेरे भर गए हैं। जब आप उसे टाइप करने जा रहे हो तो आपने टाइप भी पूरा कर दिया, टाइप कर दिया पूरा, आप वहाँ से खुश होते हुए आ रहे हो कि भाई मेरी गलती नहीं निकल सकती, मैं तो सब कुछ अच्छे से करके आया हूँ। पता चलता है कि आप गलती में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाए, आप गलती में निकाल दिए गए। तो देखो, एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी साल बर्बाद कर देती है। इसलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो बातें मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताई है ना, वो विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। ओके, और प्यारे दोस्तों, ये जो मेरा नंबर है यहाँ पर 90 68 96 39 70 9068963970, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन शॉर्ट हैंड को सिखाती हूँ, और हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों। ओके, तो अगर आपको ऑनलाइन बैच को परचेज करना है तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल करके बैच के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है आप बॉक्स में कमेंट कर देना। आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। धन्यवाद।